हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे डायटम्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेसन से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले कुछ मेंबर्स के बारे में स्टडी करना। आज हम पढ़ेंगे डायटम्स के बारे में। तो डायटम्स क्या होते हैं, क्या डायटमाइट होती है, डायटम्स के लाइफ साइकिल में किस स्टेज में ओग्जोस्पोर्स बनते हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आज के वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। अगर आप मुझे YouTube पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। अभी तक हमने किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है। हमने ये जान लिया है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर होता है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम उनको किस तरह से स्टडी करते हैं डिवाइड करके, कैसे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और क्या क्या उनके पास मूवमेंट करने के लिए या लोकोमोशन अपना कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं हम उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसके अंदर हम रखते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को, यानी कि ये वो प्रोटिस्टा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं। सेकंड कैटेगरी में हम रखते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी में हम रखते हैं प्रोटोजोआ को, इनको प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट भी कहते हैं। आज हम जिस कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर ही डायटम्स को रखा गया है। फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर 3 ऑर्गेनिजम्स को, यानी 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। सबसे पहला ग्रुप इसके अंदर होता है डायटम्स का, दूसरा ग्रुप होता है इसके अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स का और तीसरा ग्रुप इसके अंदर होता है यूग्लिनोइड्स का। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के अंदर। आज हमारी जो स्टडी चलेगी वो चलेगी डायटम्स के ऊपर। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं इनको प्रोटिस्टन एल्गी भी कहा जाता है। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड प्रोटिस्टन एल्गी। एल्गी यहाँ पर इसलिए यूज किया जा रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एल्गी से काफी मिलती जुलती होती है इनके अंदर, इसीलिए इनको प्रोटिस्टन एल्गी भी कहा जाता है। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं और ये प्लैंक्टोनिक होते हैं। प्लैंक्टोनिक का मतलब ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो वाटर की सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। वाटर करंट की हेल्प से ये इधर उधर भटकते रहते हैं। मूवमेंट करने के लिए इनके पास कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये डिपेंड होते हैं वाटर करंट की मर्जी के ऊपर। जिधर वाटर करंट इनको बहा के ले जाएगा ये उधर ही चले जाएंगे। ये मरीन भी होते हैं, यानी कि ओशन या सी की सरफेस पर भी मिलेंगे और ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिलते हैं। अब इनका इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से चीजों को प्रिपेयर किया जाता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, उसका लगभग 50% डायटम्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डायटम्स। इनको फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों कहते हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं डायटम्स की हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। जो डायटम्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको गोल्डन ब्राउन कलर में दिखाई देंगे। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना फूड ये अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। इसी वजह से इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। और जो मरीन वाटर होता है उसके अंदर ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि समुद्र का जो पानी है वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहाँ पर ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो डायटम्स होते हैं वो बेंथोस भी होते हैं, यानी कि ये बॉटम पर रहते हैं। ज़्यादातर जो डायटम्स होंगे वो आपको मिलेंगे सरफेस पर, क्योंकि वहाँ पर इनको मैक्सिमम लाइट मिलेगी, अच्छे से वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। लेकिन कुछ डायटम्स होंगे वो बेंथोस होंगे जो आपको मिलेंगे वाटर की बॉटम पर। इसके साथ डायटम्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सिलिका डिपॉजिट रहती है। जो सेल वॉल होती है डायटम्स की वो सेलुलोज की ही बनी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर सिलिका का बहुत ही लार्ज अमाउंट में डिपोजिशन होता रहता है। और ये जो डिपोजिशन होता है सिलिका का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ये प्रिपेयर करता है, जिसको बोलते हैं हम डायटमाइट या डायटमेसियस अर्थ। अब ये डायटमाइट कैसे बनती है ये हम समझते हैं। एक जो सिलिका का कंपोनेंट है वो इनकी सेल वॉल में डिपॉजिट होता रहता है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में ये आसानी से डिके नहीं होता है। और ये आसानी से डिके ना होने की वजह से डायटम्स जो होते हैं उनकी डेथ होती रहती है, और जो डायटम्स होते हैं जो वाटर के अंदर उसकी जो बॉटम होती है उसके ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं। इस तरह से लार्ज नंबर्स में डायटम्स इकट्ठा हो जाते हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं एक ढेर की फॉर्म में,
जो वाटर है उसकी बॉटम के ऊपर, और वहां पर वो इकट्ठा होते होते काफी सालों के बाद में एक सॉफ्ट सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं, यानी कि एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बन जाती है, जिसको बोला जाता है डाइटमाइट या डाइटमेशियस अर्थ। ये जो डाइटमेशियस अर्थ होते हैं इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट होती है कि जो डाइटमाइट होता है इसको छोटे छोटे व्हाइट कलर के पार्ट्स में भी क्रम्बल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके कई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट यूजेज होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के एंड में। अब हम देखते हैं डाइटम्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। डाइटम्स आप पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोटिक सेल्स इनकी होती हैं, अलग अलग कलर में ये मिलेंगे, ज़्यादातर गोल्डन ब्राउन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी जो शेप होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप की आपको मिलेगी। कुछ डाइटम्स आपको सर्कुलर मिलेंगे, ये बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं ये सर्कुलर डाइटम है। कुछ डाइटम आपको रेक्टेंगुलर मिलेंगे, ये डाइटम आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है। कुछ ट्रायंगुलर भी मिलेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर डाइटम है आपके सामने। स्पिंडल शेप्ड भी डाइटम्स आपको मिलेंगे, यानी कि जैसे कि लट्टू होता है इस तरह से भी डाइटम्स की शेप हो सकती है। हाफ मून शेप्ड, बोट शेप्ड, फिलामेंटस, अलग अलग टाइप की शेप में डाइटम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब डाइटम्स के अंदर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल और बायलेटरल होती है। सिमेट्री क्या होती है और ये दो टाइप की सिमेट्री कैसे होती है अब हम ये समझ लेते हैं। सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल बना लेते हैं, तो आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, यानी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं। अब इनकी जो शेप है बिल्कुल साइज इनका है बिल्कुल निश्चित होता है। दोनों साइड के हाथ, दोनों साइड के पैर आपको इक्वल लेंथ में मिलेंगे और बिल्कुल सही तरह से अरेंज्ड मिलेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम सिमेट्री कहते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये जो पार्ट्स हैं वो सही तरह से अरेंज्ड नहीं है तो हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे एसिमेट्रिकल। जैसे कि अगर ये ह्यूमन है, ये एक इंसान है, इसका एक हाथ लंबा हो जाए और दूसरा छोटा रह जाए तो इसकी जो शेप होगी ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। लेकिन मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो पूरे प्रॉपर सिमेट्रिकल ही होते हैं। इसी तरह से जो डाइटम्स होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है वो दो टाइप की सिमेट्री डाइटम्स में देखी जाती है। सबसे पहले टाइप की जो सिमेट्री होती है डाइटम्स के अंदर उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। दूसरे टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करना चाहें तो हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी प्लेन, यानी कहीं से भी आप उसकी बॉडी को कट करें आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक डाइटम है, आप इसको देख रहे हैं, आप इसको या तो इधर से काट लीजिए, सेंटर से होता हुआ आपका कट जाना चाहिए, आप इसको बिल्कुल दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सेंटर से होते हुए जैसे ये कट जाएगा ये इसके दो हिस्से कर देगा। जिस तरह का आपका एक गोल केक होता है आप उसको कहीं से भी काटें, सिर्फ आप अगर उसके दो हिस्से करें तो बराबर बराबर दो हिस्से उसके हो जाएंगे। इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ये सिमेट्री आप डाइटम्स में देखेंगे या डाइटम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है। दूसरी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स बाय वन प्लेन ओनली, यानी कि बॉडी को हम दो सिमिलर हाल्व्स, दो सिमिलर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से। यानी कि आपके सामने एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है, अगर आप इसको इधर से काटेंगे तो दो सिमिलर हिस्से नहीं होंगे, सर ऊपर रह जाएगा, पैर नीचे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल मिडिल में से दो हिस्सों में डिवाइड करें तो दो बराबर बराबर हिस्से आपको मिलेंगे। एक साइड में एक हाथ होगा, दूसरी साइड में दूसरा हाथ होगा। एक साइड में एक आंख होगी, दूसरी साइड में दूसरी आंख होगी। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, अगर आप इस बटरफ्लाई को बिल्कुल बीच में से कट कर दें यहाँ से तो इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में आप डिवाइड कर देंगे। और किसी भी प्लेन से अगर आप इसको काटेंगे तो इसके दो बराबर हिस्से आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो दो बराबर हिस्से आपको नहीं मिलेंगे। एक साइड में इसका माउथ पार्ट्स आ जाएगा, एक साइड में इसका एब्डोमिनल वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो सिमेट्री में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, एक प्लेन हमारे पास ऐसा होता है जिससे हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो ये दोनों की दोनों जो सिमेट्री होती हैं ये दोनों ही सिमेट्री हमें मिलती है डाइटम्स के अंदर। जो डाइटम्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उसका एग्जाम्पल है साइक्लोटेला। साइक्लोटेला यहाँ पर आपके सामने है, ये हमने देख ही लिया रेडियल सिमेट्री है। आप इसको कहीं से भी दो हिस्सों में डिवाइड करिए सेंट्रल से होते हुए, आपके पास कई प्लेन्स ऐसे हो सकते हैं जिन प्लेन का यूज करके आप इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकें। यानी कि ये प्लेन आप यूज कर लीजिए नंबर 1 वाला तो भी आप इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। नंबर 2 वाला प्लेन आप यूज करिए तो भी आप इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल है साइक्लोटेला। साइक्लोटेला के अंदर रेडियल सिमेट्री है, इस वजह से इसको सेंट्रिक डायटम भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। सेंट्रिक डायटम उन डायटम्स को हम कहते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, जो कि उसके सेंट्रल से होकर गुजरेगा, और वो उसको दो बराबर राइट एंड लेफ्ट हाल्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल, अगर हम इसको सेंट्रल से डिवाइड करें इस तरह से, तो हम इसके दो हिस्से बराबर बराबर दो पार्ट्स लेफ्ट एंड राइट हम इसको बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है पिन्यूलेरिया। इसको पिनेट डायटम भी कहा जाता है। तो पिनेट डायटम्स जो होते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टाइप की सिमेट्री आप समझ गए होंगे जो मिलते हैं डायटम्स के अंदर। अब हम देखते हैं डायटम्स के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। डायटम्स के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही यूनिक होती है। एक यूनिक फीचर होता है डायटम की सेल का कि इसके पास इसकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है, और सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है इसकी सेल के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट शेल की तरह से मौजूद होती है, और इस शेल को हम बोलते हैं फ्रस्टुले। यानी फ्रस्टुले एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एक डायटम की पूरी सेल को चारों तरफ से कवर करके रखे हुए है। ये जो कवरिंग है ये बनी हुई है सिलिका की। सिलिका कहाँ पर डिपॉजिटेड है? सिलिका डिपॉजिटेड है डायटम की सेल वॉल के अंदर। यानी कि ये एक डायटम की सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने डायटम की सेल बना रखी है। इसके अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस, वैक्यूल देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं। ये इसका सारा का सारा सेलुलर कंटेंट है जो आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर एक कवरिंग लगी हुई है जो सिलिका की बनी हुई है। इस पूरी की पूरी कवरिंग को हम कहेंगे फ्रस्टुले। दिस इज फ्रस्टुले। और जो इसकी फ्रस्टुले होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि एक सोप बॉक्स होता है। साबुन की डब्बी आपने देखी होगी, साबुनदानी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बीच में तो साबुन रखा रहता है, और एक ढक्कन उसका ऊपर होता है और एक नीचे वाला होता है, और दोनों के दोनों ढक्कन बिल्कुल सही तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करके फिट रहते हैं। तो इसी तरह से फ्रस्टुले भी होती है। फ्रस्टुले के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। यानी एक लीड ऊपर की तरफ है और एक लीड नीचे की तरफ है, जो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से सेट हो जाते हैं। तो जो फ्रस्टुले का ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो अपर वाला पोर्शन है, इसको कहा जाता है एपिथीका, और जो लोअर वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है हाइपोथीका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है इट इज एपिथीका, और जो रेड वाला पोर्शन है नीचे वाला इट इज हाइपोथीका। तो इस तरह से जो डायटम की सेल होती है बिल्कुल एक सोप बॉक्स की तरह से दिखाई देती है। जैसे कि साबुन होता है, तो साबुन आप समझ सकते हैं कि जो हम एक सोप बॉक्स के अंदर साबुन रख रहे हैं वो सेलुलर कंटेंट है डायटम का, और जो उसके बाहर की साबुनदानी है जिसके एक ऊपर वाला कवर है और एक नीचे वाला कवर है, इसी तरह से डायटम्स के अंदर सिलिका की बनी हुई एक शेल होती है, जिसका जो ऊपर वाला लीड होता है उसको हम बोलते हैं एपिथीका, और जो नीचे वाला लीड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की ही बनी हुई होती है, लेकिन ये हार्ड हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है सिलिका के डिपोजिशन की वजह से। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमने समझ ली। इसके साथ डायटम्स के अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। डायटम की जो सेल होगी उसके पास आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव स्टेज इसकी आती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब ये अपने गैमेट्स को प्रिपेयर करता है तो इसके फ्लैजिला अपीयर हो जाते हैं। जो डायटम्स होते हैं वो म्यूसिलेज प्रोपल्सन की हेल्प से मूव करते हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन में जब हम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था तब हमने जाना था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो म्यूसिलेज रिलीज करते हैं, और म्यूसिलेज रिलीज के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक मिसाइल की तरह से मूव करते हैं। यानी पीछे वो म्यूसिलेज रिलीज करते हैं और आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। डायटम का जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे हैव इन देयर न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू कलर की एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है यहाँ पर बिल्कुल बीच में, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स की हेल्प से बड़ी अच्छे से टिका हुआ है। इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सस्पेंडेड है। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो इसको रोके हुए हैं। ये आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं दीज आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हियर। इसके साथ ही जो डायटम की सेल होती है उसके पास प्लेट की तरह के क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। प्लास्टिड्स इसी वजह से इनको कहा जा रहा है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है और दूसरे सारे अलग अलग तरह के कलर्ड पिगमेंट्स भी हैं। जो पिगमेंट्स इसके पास मिलते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा क्योंकि ये प्रोटिस्टन एल्गी है। इसके साथ इसके अंदर मिलता है डाइटोजैंथिन या फ्यूकोजैंथिन, यही इसको गोल्डन ब्राउन कलर इंपार्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है। यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर इंपार्ट करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है डायटम्स के अंदर? दैट इज डाइटोजैंथिन
और फ्यूकोजैंथिन। डायटम्स तो डाइटोजैंथिन ये आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएगा, फ्यूकोजैंथिन आपको याद करना पड़ेगा। इनके साथ इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होती है ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पर आप ये ऑयल ड्रॉपलेट्स देख पा रहे हैं। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को एज अ फूड इकट्ठा करके रखते हैं। वोल्यूटिन ग्लोब्यूल्स को भी ये रखते हैं, यानी कि सल्फेट्स को ये स्टोर कर लेते हैं वोल्यूटिन ग्लोब्यूल्स में। इनके साथ साथ इनके अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है वो होती है क्रिसोलैमिनेरिन, इसको ल्यूकोसिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेनी है कि जो डायटम्स होते हैं उनके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर देने के लिए पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है डाइटोजैंथिन या फ्यूकोजैंथिन। और इसके साथ साथ जो रिजर्व फूड इसके अंदर होता है वो होता है ल्यूकोसिन या क्रिसोलैमिनेरिन। क्रिसोलैमिनेरिन, ये दो चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। सेल स्ट्रक्चर हमने इसकी समझ लिया है। इसकी जो सेल वॉल होती है ये एक लिड की तरह से रहती है, दो उसके पार्ट्स होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर सिलिका का बना शेल होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रेस्ट्यूल। ऊपर वाला पार्ट हम बोलते हैं एपिथीका और नीचे वाले लिड को हम बोलते हैं हाइपोथीका। अब हम सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में देखते हैं डायटम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। डायटम्स ज़्यादातर एसेक्सुअली बाइनरी फिशन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं और ये होता है रात के टाइम पे। बाइनरी फिशन का मतलब इनकी सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और ये दो हिस्से अलग अलग इंडिविजुअल की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायटम्स के अंदर जो बाइनरी फिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। ये एक डायटम का सेल है, इसके अंदर शेल होता है, ये आप समझ चुके हैं कि एक अपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एपिथीका और एक लोअर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथीका। तो जब ये डायटम की सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो ये जो सेल होते हैं, एक सेल के पास सिर्फ एपिथीका होता है और दूसरी सेल के पास सिर्फ हाइपोथीका होता है। यानी कि ये दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड हो जाती है कि एक डॉटर सेल के पास एपिथीका रह जाता है और दूसरी डॉटर सेल के पास हाइपोथीका रह जाता है। जिस सेल के पास एपिथीका होता है तो वो हाइपोथीका अपना सिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बाद में एक हाइपोथीका इसका डेवलप हो जाता है, यानी आधे वाला पोर्शन इसका बाद में बन जाता है। जिस सेल के पास हाइपोथीका वाला पोर्शन होता है वो सेल बाद में अपना एपिथीका वाला पोर्शन सिंथेसाइज कर लेती है। तो इस तरह से जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बन जाती हैं बाइनरी फिशन की हेल्प से डायटम्स के अंदर। डायटम्स के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके जो साइज होते हैं वो थोड़े अनइक्वल होते हैं, क्योंकि इनके पास आधा आधा हिस्सा गया हुआ है डिवीजन के बाद में। जो इनका साइज छोटा रह जाता है वो बाद में जैसे ये साइटोप्लाज्म वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है तो वो ग्रो करती है और ग्रो करके उनका साइज नॉर्मल हो जाता है। तो ये मेथड होता है बाइनरी फिशन का। इसके साथ साथ इनके अंदर स्टेटोस्पोर की फॉर्मेशन भी होती है। स्टेटोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रिक डायटम्स के अंदर ही होती है। सेंट्रिक डायटम्स आप जानते हैं, सेंट्रिक डायटम का एग्जांपल आपने पढ़ लिया साइक्लोटेला। सेंट्रिक डायटम्स वो डायटम्स होते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं फिर से नए इंडिविजुअल की फॉर्म में आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले मियोसिस होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। मियोसिस भी जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर दो टाइप का होता है, कुछ के अंदर गेमेटिक मियोसिस होता है और कुछ के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है। जो डायटम की सेल होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, अभी हमने जब सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ी हमने वहां पर समझा था कि जो डायटम की सेल होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती है और जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो मियोसिस होता है वो होता है गेमेटिक मियोसिस। यानी कि एक डिप्लॉयड सेल होती है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक ये डिप्लॉयड सेल है, एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड करती है दो हिस्सों में और उससे चार जो सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। गेमेटिक मियोसिस होने की वजह से इसकी जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो आधी रह जाती हैं, तो यहाँ से चार हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं। तो ये जो सेल होती है इसकी ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई पहले, फिर उसके बाद में दो हिस्से और बने, तो यहाँ पर चार हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चार हैप्लॉइड सेल्स में से इसकी दो सेल्स या फिर तीन सेल इसकी डिजेनरेट हो जाती हैं और जनरली इसकी दो सेल डिजेनरेट होती हैं और दो सेल इसकी सर्वाइव कर जाती हैं। तो दो सेल ये जो सर्वाइव कर रही हैं, ये जो दोनों की दोनों सेल है ये फर्टाइल है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस करने के बाद में इनके जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं इनका फ्यूजन होता है। हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन होने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोलते हैं ओक्जोस्पोर। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं डायटम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, उनके फ्यूजन से जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है
ओक्जोस्पोर्स की फॉर्म में। ओक्जोस्पोर्स कुछ टाइम तक एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं और जो एक्सोस्पोर्स होते हैं यही बाद में डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटम्स। ये मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन डायटम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 स्टेजेस होते हैं, ये हम जानते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है मियोसिस और दूसरी स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल होगी, ये एक वेजिटेटिव सेल है या नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल होती है जो डायटम्स की वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, यानी कि ये 2n होती है। अब डायटम्स के अंदर होता है गेमेटिक मियोसिस, यानी जब इसके अंदर गेमेट की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम पर इसकी जो सेल होती है वो मियोसिस करती है और मियोसिस करके ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर इस स्टेज में इसके अंदर हो गया है मियोसिस। तो ये 4 सेल्स यहाँ पर बन गई, ये हैप्लॉइड कंडीशंस में, इसलिए हमने इनको यहाँ पर n से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इन 4 सेल्स में से लगभग 2 सेल सर्वाइव कर जाती हैं और कोई 2 सेल डिजेनरेट हो जाती हैं। तो 2 सेल यहाँ पर बच गई। ये जो 2 सेल्स होती हैं ये फर्टाइल सेल्स होती हैं और ये गैमेट्स की फॉर्म में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से 2 सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं और 2 सेल्स के फ्यूज होने से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो थोड़ी टाइम बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओक्जोस्पोर्स के अंदर। ओक्जोस्पोर्स जो है ये रेसिस्टेंट होते हैं, कुछ टाइम तक ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव करते हैं और ओक्जोस्पोर्स बाद में बदल जाते हैं डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल में। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है वो डायटम्स में चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि डायटम्स किस तरह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत है डायटम्स की। सबसे पहली चीज ये फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं और हमारी अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर हो रहा है जिसको प्लांट्स बना रहे हैं उसका लगभग 50% जो है वो सिंथेसाइज डायटम्स की हेल्प से ही किया जा रहा है। डायटम्स जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के फूड की तरह से भी काम करते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे वेल्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनका जो सबसे पहला फूड होता है वो डायटम्स ही होते हैं। एक यहाँ पर एक फैक्ट आपके सामने है, ये आप समझ लीजिए कि जो 60 टन की एक ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल आपने देखी होगी मूवीज में, बहुत बड़े साइज की होती है। 60 टन की अगर ब्लू व्हेल है तो उसका जो स्टमक है उसके अंदर लगभग 2 टन के डायटम्स मिलेंगे, यानी इतने डायटम्स एक ब्लू व्हेल खाती है। उसकी गट में आपको उसका जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसके अंदर आपको लगभग 2 टन मात्रा में डायटम्स मिलेंगे। तो डायटम्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और मेन प्रोड्यूसर ये होते हैं मैराइन इकोसिस्टम के अंदर। इसके साथ जो ऑयल होता है डायटम्स के अंदर वो भी इकट्ठा होता रहता है। आपने अभी पढ़ा है कि डायटम्स की जो सेल्स होती हैं वो ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ऑयल को अपने अंदर स्टोर करती है और डायटम्स को खाती है फिश, और फिश से हम फिश ऑयल वगैरह ऑब्टेन करते हैं। तो जो मछली से हमें तेल मिलता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कई जगह में कई बीमारियों में उसका यूज किया जाता है, बेसिकली वो डायटम्स द्वारा ही सिंथेसाइज होता है। मछली डायटम को खा लेती है और वो ऑयल डायटम्स से एक मछली के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली उस ऑयल को बनाने वाला डायटम्स ही होता है जिसको हम मछलियों से ऑब्टेन करते हैं। इसके साथ जो डायटामाइट आपने पढ़ा है, यानी कि जब डायटम की डेथ हो जाती है उनकी बॉडी डिके नहीं हो पाती है, डायटम्स वाटर की बॉटम में इकट्ठा होते रहते हैं और वहाँ पर एक रॉक जैसी स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको डायटामाइट या डायटमेसिस अर्थ बोला जाता है। ये जो है इसके साथ साथ ही ये जब डिजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं तो ये पेट्रोलियम फील्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जहाँ पर डायटामाइट्स लार्ज नंबर्स में मिलते हैं वहाँ पर पेट्रोल भी बड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट वहाँ से किया जाता है। डायटामाइट जो होती है ये पोरस होती है, केमिकली इनर्ट होती है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह के केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से इसको बहुत सारे और प्रोसेसेस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसको फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। शुगर केन से जब शुगर को डेवलप किया जाता है, शुगर बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। तो उसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। बिल्कुल ये वाइट कलर की होते हैं। जब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको क्लीनिंग एजेंट की फॉर्म में, टूथपेस्ट में, मेटल पॉलिसीज में, पेंट्स में, बहुत सारी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। ये जो है इंसुलेटर की तरह से भी काम करती है। ये हीट रेसिस्टेंट होती है, तो इसको हम हाउस में साउंड प्रूफ रूफ्स बनाने में बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायटम्स का, वो होता है इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन को डायटम्स कैसे इंडिकेट करते हैं आप ये समझिए। डायटम्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टन एल्गी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। अब ज़्यादातर ये वाटर की सरफेस में रहते हैं। अब अगर आप ये समझे कि एक वाटर का कोई सोर्स है, वहाँ पर बिल्कुल साफ पानी है, तो वहाँ पर डायटम एक
निश्चित मात्रा में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर वो वाटर सोर्स का पानी गंदा है, वहाँ पर से घरों से बह करके भी कूड़ा कचरा इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, तो उस वाटर के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। जो घर का हमारा कचरा होता है, जो गंदा पानी घरों से रिलीज होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं? जैसे कि घर से बहुत सारे चीज़ें रिलीज होती हैं, जैसे कि आपने मिल्क बिखेर दिया, बहुत सारी चीज़ें आप घर का वेस्ट करके डाल देते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं। पानी में उनके मिक्स होने से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो पानी का बढ़ जाता है। और पानी का जो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है और जब वो पानी किसी वाटर सोर्स के पास पहुंचता है, तो उस वाटर का जो होता है ऑर्गेनिक कंटेंट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, यानी नेचुरल मात्रा से उसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाता है। अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ही लग्जुरेंट ग्रोथ करने के लिए डाइटम्स के लिए सुटेबल होता है। डाइटम्स वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब डाइटम्स वगैरह की जब वहाँ पर ग्रोथ बढ़ जाती है, तो वहाँ पर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव कर पाना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से अगर डाइटम्स की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कहीं पर दिखाई दे रही है, तो एल्गल ब्लूम्स वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे एक पोल्यूशन का हमें पता लग जाता है कि इस वाटर के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन है। इसी वजह से यहाँ पर डाइटम की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा डाइटम्स के बारे में। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि डाइटम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इनको प्रोटिस्ट एंड एल्गी भी कहा जाता है। अपना फूड अपने आप बनाएंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर सारा का सारा जो फूड बनाने का काम होता है वो इन्हीं का ही होता है। ये सबसे बड़े रसोइया होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। डाइटम्स का जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर में आपको मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है, जो कि इजीली डिके नहीं होती है, और ये वाटर में नीचे की तरफ बैठती रहती है, तली में बैठती रहती है और इकट्ठा होती रहती है। इस तरह से ये डाइटमाइट या डाइटमेसियस अर्थ की फॉर्मेशन करती है, जिसके बहुत सारे यूजेज अभी आपने पढ़े हैं। डाइटम्स की जो शेप होते हैं वो भी अलग अलग टाइप की हो सकते हैं, सर्कुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, अलग अलग टाइप की शेप्स में आपको मिलेंगे। डाइटम्स के अंदर रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, जो हमने पढ़ ली है। डाइटम की जो सेल होती है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये सिलिशियस सेल से कवर्ड रहती है। सिलिका का एक सेल होता है जो उसको चारों तरफ से ढक के रखता है, और जो सिलिका का बना हुआ शेल होता है डाइटम की सेल को ढकता है, ये बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह से होता है। यानी इसके दो हिस्से होते हैं, अपर वाले हिस्से को बोलते हैं एपिथीका और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं हाइपोथीका। डाइटम की जो सेल होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। इसके साथ इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, उस वैक्यूल के अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की हेल्प से अपनी जगह पर टिका रहता है। सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल होती है। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, इसके अंदर बाइनरी फिशन होता है या फिर स्टेटोस्पोर्स बनते हैं। इसके बाद में जब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर गेमेटिक म्योसिस ये शो करते हैं, जो इसका जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट ओक्सोस्पोर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा डाइटम्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज डाइटम्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको, कोई चीज़ डाइटम्स के बारे में आप नहीं समझ पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।